हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे संख्या के बारे में कि संख्या क्या होती है और संख्या के प्रकार। सबसे पहले हम देखेंगे कि संख्या क्या होती है। संख्या क्या होती है? संख्या बेसिकली क्या है? एक गणितीय वस्तु है। संख्या क्या है? एक गणितीय वस्तु है जिसका प्रयोग क्या किस काम में करते हैं हम लोग। यह एक गणितीय वस्तु जिसका उपयोग हम क्या है, वस्तुओं को गिनने, मापने तथा उनके नामकरण के लिए प्रयोग करते हैं। किसी वस्तु में लंबाई, चौड़ाई, गहराई नापना हो या किसी भी वस्तु को गिनना हो या फिर किसी भी वस्तु का नामकरण करना हो गणितीय रूप में, तो उसके लिए हम संख्या का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया कि संख्या क्या होती है। अब इसके बाद देखेंगे संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार होते हैं क्या? संख्या ये हमारी इसके दो प्रकार में मूलतः हुए। कौन कौन से? एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। वास्तविक और काल्पनिक संख्या। फिर काल्पनिक संख्या, अगर इसको हम एक तरह समझें कि नंबर्स के दो बेटे हुए, एक काल्पनिक एक वास्तविक। तो काल्पनिक की फिर शादी हुई और वास्तविक की शादी हुई, काल्पनिक की शादी नहीं हुई, इसका कोई फैमिली एक्सपेंशन नहीं हो, मतलब कोई नहीं बढ़ा। वास्तविक संख्या फिर दो प्रकार से, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। फिर वही कंडीशन, अपरिमेय की शादी नहीं हुई मान लेते हैं। फिर परिमेय संख्या कितने प्रकार की? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या। इन्हीं संख्याओं के बारे में हम क्रमशः देखेंगे और एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले हमारी संख्या कौन सी है? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? बेसिकली प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्या होती है जिसका प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं। जैसे हमने कहा आप गिनिए कि एक कमरे या स्कूल के एक कमरे में कितनी डेस्क बेंच है, तो आप गिनना शुरू करेंगे 1 2 3 4। और बेसिक चीज़ में जाएं तो अगर हम गिनना शुरू करें कि हमारे घर में कितने सदस्य हैं, तो हम गिनना कहाँ शुरू करेंगे? 1 2 3 4 डॉट डॉट। कहाँ तक गिनते जाएंगे? इनफाइनाइट तक गिनते जाएंगे, जितने लोग होंगे उतने गिनते जाएंगे। हम पूछ ले एक देश में कितने लोग रहते हैं, गिनना शुरू कर देंगे। एक इस पृथ्वी पर कितने लोग हैं या कितने जानवर हैं, सबको गिनना है, तो हम 1 से लेकर गिनना शुरू करेंगे। हमेशा गिनती शुरू कहाँ से करेंगे? हम 1 से, और जाएंगे कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। तो हमारी प्राकृतिक संख्या क्या हो गई? 1 2 3 डॉट 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 डॉट, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। तो हमारी प्राकृतिक संख्या किसको कहेंगे हम? 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक। तो अगर हम यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन करना चाहें कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, तो 1। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी तो ये होगी 1, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम नहीं कह सकते कि कौन सी संख्या होगी। क्यों? क्योंकि जैसे हम मान लीजिए कोई बड़ी से बड़ी गिनती ले, मान लीजिए हम ले 1,00,000 तो इससे बड़ी संख्या कौन सी? 1,00,001 हो जाएगी। तो इसका मतलब हम कोई भी नंबर लेंगे तो उससे एक बड़ी संख्या आ जाएगी। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई संख्या डिफाइन नहीं है। तो यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। तो ये हमारी होगी प्राकृतिक संख्या। इसके बाद आता है कौन सी? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? परिभाषा अगर लिखना है तो देख लेंगे, शून्य सहित प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो शून्य सहित से मतलब क्या हुआ? पहले प्राकृतिक संख्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। शून्य सहित का मतलब क्या हुआ कि इसमें भी शून्य जोड़ दें। तो अभी क्या बन गया? शून्य से लेकर के इनफाइनाइट तक पॉजिटिव नंबर्स क्या हो जाएंगे? सारे हमारे ये पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। सिंपल सा पूर्ण संख्या क्या हो गई? शून्य सहित प्राकृतिक संख्याओं के समूह को क्या बोल देते हैं हम लोग? पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हुई? तो अगर हम बात करें सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो हमारी कौन सी हो गई? 0। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या की बात करें तो इनफाइनाइट तक जा रहा है। इसका मतलब कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हम कोई डिफाइन नहीं कर सकते हैं। सबसे छोटी 0 होगी और सबसे बड़ी संख्या अगर हम बात करें तो कोई भी सबसे बड़ी संख्या पूर्ण नहीं होती है। इसके बाद तीसरा नंबर हमारा कौन सा था? पूर्णांक नंबर। पूर्णांक नंबर क्या होता है? जैसा डेफिनेशन में दिया हुआ है
कि सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक और शून्य संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। सभी धनात्मक कौन सी जाएगी? 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। सभी ऋणात्मक क्या जाएंगी? -1 -2 -3 डॉट डॉट कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। फिर क्या कहा है? शून्य सहित, शून्य भी आ जाएगा। तो हमारा ये क्या हो गया? ये हो गई पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या क्या हो गई? सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक और शून्य सहित। ठीक, सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं और शून्य सहित संख्याओं के समूह क्या कहते हैं हम लोग? पूर्णांक संख्या। अब इसकी विशेषता देखते हैं। इसमें क्या खास बात है कि पूर्णांक संख्याओं में अगर हम देखें 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट तक, ये वाला सेक्शन अगर हम देखें, ये तो ये क्या है? ये हमारी प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है? प्राकृतिक संख्या भी है ये। ठीक, और अगर इसी में हम शून्य की भी ले लें, ऐड कर लें, तो क्या बन जाएगा हमारा? ये पूर्ण संख्या। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, वो सभी क्या हैं? पूर्णांक संख्याएं हैं। और जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं वो भी क्या हैं? पूर्णांक संख्याएं हैं। मतलब कि सभी पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं। लेकिन इसका उल्टा सही नहीं होगा कि सभी प्राकृतिक संख्याएं जो है पूर्णांक हैं, सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक हैं। नहीं, क्यों? क्योंकि पूर्णांक संख्याओं में तो माइनस भी आता है, जबकि प्राकृतिक संख्याओं में माइनस नहीं आता है। तो सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होंगी, सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या भी नहीं होगी। ठीक, और एक चीज़ समझेंगे इसी में, क्या चीज़? कि 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक इनको क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक। और -1 से लेकर इनफाइनाइट तक इसको क्या बोलते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक को हम क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक। और 1 से लेकर इनफाइनाइट को ही हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं। तो इसका मतलब प्राकृतिक संख्याओं को हम क्या और कह सकते हैं? धनात्मक पूर्णांक भी कह सकते हैं। तो यानी प्राकृतिक संख्या की बात हो कहीं या धनात्मक पूर्णांक संख्याओं की बात हो, दोनों का मतलब सेम है। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं होता। जैसे कि सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती, ना ही पूर्ण संख्या होती है। समझा चुके। अब इसके बाद कौन संख्या आती है? परिमेय संख्या। देखेंगे या परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या अगर हम बेसिकली देखें तो क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में या रूप में लिख सकें या लिखा जा सकता है, उसे हम क्या कह सकते हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। जहाँ पर खास बात क्या ध्यान देना कि Q ≠ 0 तथा P और Q क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? इससे पहले हमने सीखा है 0 1 2 3 इनफाइनाइट तक, और -1 -2 इधर भी इनफाइनाइट तक। तो पूर्णांक संख्याएं हमारी ये होती हैं। तो हमारा क्या कहा? परिमेय संख्या, जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकें, जहाँ Q ≠ 0। कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3/2। क्या ये एक परिमेय संख्या है? हाँ बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि P/Q फॉर्म में लिख लिए। P भी पूर्णांक संख्या, Q भी पूर्णांक संख्या है। -2/-3 परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। P/Q फॉर्म में लिखे हैं, P भी पूर्णांक संख्या है, Q भी पूर्णांक संख्या है। इसी तरीके से 2 ले लें। 2 है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या हो गया? P/Q फॉर्म में। और P और Q यहाँ पर क्या है? दोनों पूर्णांक संख्या है। इसी तरीके से हम -2/3 भी लिख सकते हैं, या 3/-4 भी लिख सकते हैं। ये सारी संख्याएं हमारी क्या होंगी? परिमेय संख्या। एक्सेप्ट हम लिख दें 4/0। तो क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं। क्यों?
क्योंकि हमारा क्या है, पी तो ऊपर हो गया, ये क्यू यहाँ नीचे है, बटे में क्यू हमारा 0 के बराबर नहीं हो सकता, ये कंडीशन में दिया है, तो इसलिए परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक, यहाँ तक चीज़ समझ में आई, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। और वैसे भी अगर हम 4/0 की वैल्यू की बात करें तो ये अनडिफाइंड होता है। अब एक संख्या और बचती है, कौन सी, 0 कोई कह दे भैया 4, या कि केवल 0 कह दे, तो 0 एक परिमेय संख्या है या नहीं, तो 0 एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि 0 को आप चाहे 0/1 लिखिए, चाहे 0/2 लिखिए, चाहे 0/100 लिखिए, सबकी वैल्यू क्या आएगी, 0। लेकिन इसको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं ना, जहाँ P भी पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है, Q 0 नहीं हो सकता तो Q 0 नहीं है, इसलिए यह क्या है, परिमेय संख्या। तो सबसे खास बात ध्यान क्या देना है कि 0 भी एक परिमेय संख्या है। 2, 3, 4, 5 ये जितनी भी, चाहे वो धन पूर्णांक संख्याएं हों और चाहे वो ऋण पूर्णांक संख्याएं हों, वो सभी परिमेय संख्याएं हैं। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि अगर हम -2 की बात करेंगे तो उसको -2/1 भी लिख सकते हैं, तो ये भी परिमेय संख्या होगी। तो हमें इन्हीं बारीकियों का ध्यान देना था। अब इसके बाद चलते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होंगी हमारी, जैसे परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन थी कि P/Q फॉर्म में लिख सकें, तो जिसको जो है हम P/Q फॉर्म में ना लिख सकें वो हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जहाँ पे कंडीशन वही है, P और Q क्या हैं, पूर्णांक होने चाहिए। तो कहेंगे भैया अपरिमेय संख्याएं होती कौन कौन सी हैं, तो जैसे √3, √3 की वैल्यू निकालेंगे हम जब, तो इसकी वैल्यू जैसे कुछ भी आएगी, लगभग 1 पॉइंट समथिंग जो भी आती जाएगी, 2, 1, 3, 4 जो भी आएगी, मतलब ये वैल्यू नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होगी। हमें इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, सिंपल सा हमें जानना है कि √3 जितनी भी संख्याएं अंडर में होती हैं। अब लेकिन आप कह देंगे √4 ये भी तो अंडर में है, तो क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं, तो क्या करेंगे, √4 क्या लिख सकते हैं हम, √2 × 2 लिख सकते हैं। तो कोई भी संख्या अगर अंडर के अंदर में 2 बार होती है सेम संख्या, तो उसके ऊपर से रूट हट जाता है और वही संख्या आ जाती है। तो यानी कौन सी होगी संख्या हो गई है, √4 किसके बराबर हो गया, 2 के, और 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1। तो यानी यह एक परिमेय संख्या है। √3 भैया कहेंगे अब कहेंगे हम तो √3 को भी √3/1 लिख सकते हैं। तो कंडीशन क्या है, P और Q पूर्णांक होने चाहिए, √3 पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या होगी। तो इस तरह से √7, √5 ये सब क्या होंगे, अपरिमेय संख्याएं होंगी। ठीक, एक इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जो अक्सर एग्जाम्स में TT से और CTET सब में एक न एक क्वेश्चन रहता ही है परिमेय अपरिमेय संख्या से, वो संख्या है पाई क्या एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय, कुछ लोग कहेंगे कि परिमेय है, कुछ लोग कहेंगे अपरिमेय है। तो हम एक्चुअल में होता क्या है ये समझेंगे हम लोग। अगर आप कहेंगे अपरिमेय है तो उसका खंडन कैसे करेंगे कि भैया पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, तो ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, और P/Q के फॉर्म में लिखा भी है, और Q ≠ 0 भी फॉलो कर रहा है, तो ये तो हो गया भैया परिमेय संख्या। हाँ तो बिल्कुल सही है, हम मना थोड़े कर रहे हैं, बिल्कुल सही, 22/7 जो है परिमेय संख्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पाई की एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है वो 22/7 नहीं होती है, यह एक अप्रॉक्स वैल्यू है, मतलब क्लोजर टू 22/7 के, या इसको 3.14 भी कुछ लोग लिखते हैं, कहेंगे इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे तब भी। तो ये दोनों वैल्यू एक्चुअल वैल्यू एकदम नहीं है, इसीलिए इन दोनों को हम कह सकते हैं परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन पाई हमारी जो है क्या है, अपरिमेय संख्या है, पाई हमारी अपरिमेय संख्या है। इसका ध्यान हमेशा रखेंगे, स्टार लगा के रखेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि 22/7 तो परिमेय संख्या है, लेकिन पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई की वैल्यू निकालेंगे हम 3.14
141529 या 92 समथिंग लाइक दैट, ना ये टर्मिनेट होगी और ना ही रिपीटिंग होगी। तो ये क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। तो इसके आगे कौन कौन संख्याएं बचती हैं हमारी? तो इसके बाद आता है एक संख्या, कौन सी आती है, वास्तविक संख्याएं। तो अगर हम ट्री को ध्यान से देखें तो क्या थी, परिमेय संख्या, अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय, ये किसकी थी यहाँ, वास्तविक संख्या। तो यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही हम क्या कह देते हैं, वास्तविक संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है, जो ये P/Q फॉर्म में लिखी जा सके, ये भी होगी, और जो P/Q के फॉर्म में ना लिखी जा सके, इन दोनों के समूह को, यानी इन दोनों को अगर हम इकट्ठा कर दें तो जो सारी संख्याएं बनेंगी हमारी कौन सी हो जाएंगी, वास्तविक संख्या। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो आप लिख सकते हैं कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में भी सिर्फ इतना ही, क्योंकि इसके अंदर परिमेय अपरिमेय भी बता दी गई और परिमेय संख्याएं भी बता दी गई हैं। इसके बाद संख्या के लिए आती है काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या के बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं। काल्पनिक संख्या में, इमेजिनरी संख्या में आयोटा आता है, जैसे 3 + 4 आयोटा, इन सब की वैल्यूज़ कैसे करना, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, या इस तरह से कई चीज़ें आती हैं। ये सब हमारे एग्ज़ाम्स या ख़ास तौर से यूपी टेट, सी टेट या इस तरह के एग्ज़ाम में ज़्यादा नहीं आती, इसलिए इनको हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे और हम इसी पे यहीं पे इसको क्लोज करेंगे। और इससे संबंधित जितने भी सवाल हैं नेक्स्ट वीडियो में रहेंगे, क्वेश्चन के साथ, विकल्प के साथ, और उसके साथ में आंसर भी रहेंगे, क्यों और कैसे, इसके बारे में भी डिस्कशन रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।